हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे आप सभी अब 10th क्लास में हो चुके हैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th का साइंस का सिलेबस, जिसमें हम ये चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला अध्याय है, जिसमें पहले हम कुछ सिंपल सी बातें, कुछ आसान सी बातें जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ लाइंस लिखी है। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। अब हमें यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर हम दूध को खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है। लोहे का एक तवा या तसला या कील को अगर हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना। आपको पता होगा कि इन सभी अवस्थाओं में जो हमारे पास प्रारंभिक जो चीज होती है, जो भी हमारे पास होता है, जैसे दूध है, वो बाद में अगर खुला छोड़ देंगे तो फट जाता है। वैसे ही अगर लोहे का तवा, तसला, उसे आप आर्द्र वायुमंडल यानी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में अगर रखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं आप कि धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी प्रारंभिक वस्तु है, उसकी प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ अंत में बदल जाती है। तो हमने पिछली कक्षाओं में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन है? बिल्कुल सही आपने सोचा कि ये है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों में वस्तु की जो प्रारंभिक प्रकृति है वो बदल जाती है। तो ऐसे ही रासायनिक परिवर्तनों को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसके लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप दिया हुआ है नीचे, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बोला है लेने के लिए। इस क्रियाकलाप में आपको अपने एक तो आंखों पर चश्मा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जलाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम बच्चों एक धातु होती है, और मैग्नीशियम का आपने एक छोटा सा रिबन लेना है और उसे रेगमाल यानी सैंड पेपर से साफ कर देना है। उससे क्या होगा, अब उसके ऊपर जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक परत चढ़ जाती है, जो कि उसके जलने का मार्ग जो है वो अवरुद्ध करती है, वो हट जाती है। अब हम इसे एक बर्नर के पास ले जाकर जलाएंगे, और हम क्या देखते हैं कि जब ये जलेगा तो ये पूरा का पूरा एक बिल्कुल सफेद प्रकाश के साथ जलता है, जो इतना तेज है कि हमारी आंखों में उससे दर्द हो सकती है। तो उसे आपने बिल्कुल बहुत देर तक नहीं देखते रहना है। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अंत में जब ये रिबन जल जाता है तो हमारे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो पाउडर बन जाता है, चूर्ण बन जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीशियम चमत्कार श्वेत लौ के साथ जलता है, उसका दहन होता है और हमारे पास एक श्वेत चूर्ण बन जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो एक चूर्ण होता है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण जो है ये बनता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोला है। हमारे पास आगे आता है हमें यहाँ पर बताया है एक और क्रियाकलाप। अभी हम सिर्फ सिंपल सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तनों से होता क्या है। जैसे मैग्नीशियम रिबन के जलने से आपने देखा था कि क्या होता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बन जाता है। और इस अभिक्रिया को हम लिख भी सकते हैं बिल्कुल एक समीकरण के रूप में, जो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम ये दो क्रियाकलाप देख लेते हैं, इसमें हमें क्या बोला है। यहाँ क्रियाकलाप 1.2 में हमें बोला है कि एक परख नली आपने लेनी है, जिसमें कि लेड यानी सीसा जो है वो डाला गया है, साथ ही में नाइट्रेट का घोल भी तैयार किया गया है, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा। तो उसके बाद इसमें क्या होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम परख नली में लेड परख नली में हम डालेंगे लेड नाइट्रेट, Pb
NO3, और क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है तो हमें इसके बाहर भी 2 लिखना पड़ेगा। जमा, और क्या डाला इसमें, हमने डाला है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को हम लिखते हैं Ki करके। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन क्या होगा? वो होगा कि हमारे पास ये जो लेड है ये आयोडीन के साथ मिल जाएगा और PbI2 बनाएगा। साथ ही साथ और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है वो हमारे पास एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे जब आप इनको लिखना सीखेंगे और कैसे हम बेसिकली एक अभिक्रिया बनाते हैं। अभी मैंने सिर्फ नाम जो हमें यहाँ पर दिए थे ना, इन जो कंपाउंड्स हैं उनके, उसी के हिसाब से हमने इसको लिख दिया है। एक और क्रियाकलाप हमारे पास यहाँ पर आता है जिसमें हमें क्या बताया गया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लेने हैं हमने। यहाँ देखो हमने जिंक लिया हुआ इस परखनली में, और इसमें हमें डालना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, या तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ले सकते हैं, या तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अब देखना है कि इसके बाद क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब ये अभिक्रिया होती है हमारे पास, तो ये मतलब जिंक की जब अभिक्रिया होगी, जिंक है हमारे पास, तो जिंक की जब अभिक्रिया हमारे पास किसी अम्ल के साथ होती है, मैं यहाँ पे HCl लिख रही हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 जमा, साथ ही में हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन, जो कि एक गैस के रूप में हमारे पास निकलता है। ये जो मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया है, ये एक गैस को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम इनके बारे में आगे और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जब हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझाया गया है कि कुछ इस तरह की से हमारे पास परिवर्तन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी आपके पास पहले जो भी मतलब प्रारंभ में आपके पास जो भी दिया गया था रिएक्टेंट, या जिसको हम बोलते हैं अभिकारक जो दिया गया था, वो आपके उत्पाद से बिल्कुल ही अलग दिया जाता है, बिल्कुल अलग होता है। तो अभी हमें इतना ही याद रखना है। अब इन सभी क्रियाओं के हिसाब से हम एक चीज बता सकते हैं, और वो चीज क्या है कि जब भी कभी क्रिया होती है तो हम कुछ परिवर्तनों के आधार पर ये मान सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि हमारे पास किसी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, और साथ ही साथ तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। अब अवस्था में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा था कि पहले हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन था, और वो मैग्नीशियम रिबन बाद में क्या बन गया था, पाउडर बन गया था। उस मैग्नीशियम रिबन का एक चूर्ण हमारे पास तैयार हो गया था इधर। वैसे ही इस अभिक्रिया में जो हमने ये पढ़ी यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वाली, इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस निकली है। तो हमारे पास यहाँ पर गैस का निकास और उत्सर्जन भी हुआ। साथ ही साथ तापमान भी बदलता है। जब आप किसी अम्ल को मिलाते हो तो आपके पास अधिकतर जो अभिक्रिया होती है उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इधर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम समझेंगे अगला जो हमारा वो है टॉपिक है, दैट इज रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए लिखने के लिए। तब तक आपने जो ये अभिक्रिया लिखी और जो अभी पढ़ा, उससे आप अच्छे से समझिए कि हमने किस बारे में बात करी थी अभी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रासायनिक समीकरण। अब हमने ये अभिक्रियाएं जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताई, ये तो मैंने आपको सीधी ही बता दी कि कैसे हम लिखते हैं, पर
आपको लिखनी है, जब आप खुद लिखेंगे तो आपको इन्हें कैसे लिखने की आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया है, जो हमने सबसे पहले एक क्रियाकलाप 1.1 में पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे पास कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन जाता है। और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका ये विवरण तो बहुत ही लंबा हुआ, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम इसे एक सरलतम रूप से लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और साथ ही साथ बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी पदार्थ हमारे पास कुछ कार्य करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो हमारे पास रासायनिक प्रक्रिया के बाद तैयार होती हैं चीजें, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये दो चीजें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपके पास जो अभिकारक है वो क्या होता है और आपके पास उत्पाद जो है वो क्या होता है। तो अभिकारक जो हमारे पास पहले दिया होता है, जिसको हम उपयोग करके कोई परिवर्तन करते हैं, और जो हमारे पास उस परिवर्तन के बाद चीज तैयार होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इन्होंने एक और चीज बता रखी है, जैसे क्या बोला है कि जब भी हम शब्द समीकरण लिखते हैं तो उसमें हमारे पास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीच में योग के लिए प्लस का साइन, यहाँ पर देखेंगे आप अगर, तो आपके पास इधर प्लस का साइन बीच में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान से लगा हुआ है एक जमा का साइन, और उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है अभिकारकों को, और वैसे उत्पादों के बीच में भी योगों का साइन इसमें नहीं है लगाया हुआ, क्योंकि इसमें आपके पास एक ही उत्पाद है। पर वैसे ज्यादा भी बन जाते हैं हमारे पास कई बार, या बहुत केसेस में बनते हैं, तो उनके बीच में भी हम इसी तरह से जमा का साइन लगाते हैं, और उन्हें हम राइट हैंड साइड पे यानी दाहिनी ओर लिखते हैं। और तीर का जो सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर ही होता है, जो कि आपको अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे मैंने लिखाया यहाँ पे अभिकारक, और ये जो आपने तीर लगाया ये उत्पाद की तरफ को लगाना है, क्योंकि ये अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि इस तरफ को आपकी अभिक्रिया जो है वो हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। अभी देखिए हमने ये जो यहाँ पर लिखे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये भी काफी लंबा था हमारे पास, तो हम इतना नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हम उन्हें उनके सूत्रों से लिखते हैं। आपने 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे 1 से 20 तक जो आपके तत्व होते हैं उनके जो आप लिखते हैं सूत्र, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से आपने 20 तक तो याद किए ही होंगे। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत होते हैं। आपको पता है हमारा जो आवर्त सारणी, जिसे पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, वो बहुत बड़ी होती है, और उसमें 118 हमारे पास तत्व हैं पूरे, तो उनके ही बेसिकली ये सूत्र है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है Mg, ये मैग्नीशियम है, O2 ये ऑक्सीजन, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी अभिक्रिया वही है दोबारा से ये। तो मैग्नीशियम में जब हम ऑक्सीजन डालते हैं, ऐसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे हमने इकट्ठा करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिखा था, यहाँ पे हमने O2 लिखा था ऑक्सीजन, क्योंकि इसे हम इसी प्रकार से लिखते हैं हमेशा। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है उस तरह से जब वो उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर हमने MgO लिखा, तो ये हमने क्यों लिखा है बेटा, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं वो बेसिकली उनके वैलेंसीज के हिसाब से लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है हमारे पास, और ये है ऑक्सीजन। अगर आप मैग्नीशियम का जो वो बताएंगे मुझे, जो इसका तत्व का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जिसे बोला जाता है, तो वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो है वो 8 होता है। तो अगर आप इन्हें KLMN कक्षों में इनको विभाजित करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, मैग्नीशियम के लिए हम लिखेंगे 2, 8 और 2। तो हमारे पास अंत में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिन्हें हम किसी और को दे देंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आपने बोहर का रूल तो पढ़ा ही होगा पिछले साल। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल है, पर 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे सकते हैं आराम से। वैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 और 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज्यादा आसान है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैग्नीशियम का जो यहाँ पर मेरे पास वो रहेगा
नंबर रहेगा वैलेंसी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो मैग्नीशियम का रहेगा -2 और ऑक्सीजन का रहेगा -2। तो इनको हम क्या कर देंगे, इधर बस आमने सामने आपने इनको गुना कर देना है और हम देखते हैं कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है MgO का। और इसी प्रकार से आप सभी के ही फॉर्मूले निकाल सकते हैं, बस आपको इनके वो पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए और आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। जो आपके 20 तक के है तत्व, उनके तो आप आराम से खुद निकाल के देख सकते हैं, तो उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ आपके पास इसमें थोड़े एक्स्ट्रा भी हमारे पास होंगे तत्व, तो उनके आप याद कर सकते हैं, थोड़े बहुत ही हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप उनके एटॉमिक नंबर याद करिए, पर आप सीधे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एक टेबल था, 9th क्लास में भी एक टेबल था हमारे पास, जिसमें आपको सबके दिए होते थे। जैसे आपको लिखा होता था वहाँ पर सोडियम के ऊपर -1 का जो है वो आपके पास चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर -2 का चार्ज है, वैसे ही हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसके ऊपर -1 है। तो ये इनकी वैलेंसी होती है। अगर मैं हाइड्रोक्साइड कहीं लिख रही हूँ तो उसके नीचे मैं हमेशा 1 ही लिखूंगी। तो अगर मैं उनको इस तरीके से गुणा करूंगी तो हाइड्रोक्साइड का जो है वो 1 ही नंबर माना जाएगा। इस तरीके से हम इसे दोबारा भी डिस्कस करेंगे आगे, जब और हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हम करेंगे रासायनिक समीकरणों का महत्व और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिख रखा है एक समीकरण, ये हमने ऐसे लिखा है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, मतलब इसका नंबर आप देख सकते हो, तो एक ही है ये। तो ये असंतुलित समीकरण कहलाता है। कैसा समीकरण? असंतुलित समीकरण, जिसमें जो आपके तत्व हैं उनका द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर नहीं है, और इसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, यानी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ढांचा रासायनिक समीकरण ये है। अब पहली बात तो कि संतुलित रासायनिक समीकरण हमें चाहिए क्यों होते हैं। अब हमारे पास एक नियम होता है जिसको हम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको मास बोला जाता है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने इसका 9वीं कक्षा में तो अध्ययन किया ही होगा। इसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी अभिक्रिया में हम किसी का भी ना तो द्रव्यमान जो है वो बना सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें हमें उत्पादों का और तत्वों का जो रासायनिक जो हमारे पास द्रव्यमान है वो हमेशा बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको पता है मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो मास होता है वो 24 होता है, 12 2 से हम गुना करते हैं, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमारे पास वो 32 माना जाएगा। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो 24 और जमा हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 16 ही है, हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। तो इसीलिए ये बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान रहनी चाहिए। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक समीकरण लिख रखा है जो कि है जिंक H2SO4, यानी इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो चलिए अब इसको संतुलित करना सीखते हैं। कैसे इसको संतुलित करना है हमने? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपने इस तरीके से एक टेबल बना लेना है, जिसमें आपने एक तरफ लिखने हैं तत्वों के नाम, कौन कौन से तत्व इसमें हमारे पास हैं। आपने एक एक ही बार लिखने हैं, दोनों तरफ के अलग अलग नहीं लिखने बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मेंशन करेंगे। जैसा हमने पहले बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं उत्पाद। तो वैसे हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर भी जिंक है, तो वो एक ही बात है, जिंक। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ पे S यानी सल्फर है, और हमारे पास यहाँ पर O यानी कि ऑक्सीजन है। तो अब देखिए किस तरफ कितनी संख्या है, तो आपने इस तरह से लिखना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद की संख्या जो है वो राइट हैंड साइड पर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जिंक 1 है बेटा, तो हमने 1 लिख दिया है। यहाँ पर भी हमारे पास 1 ही है उत्पाद में। हाइड्रोजन हमारे पास जो अभिकारक है उसमें 2 है, और जो हमारे पास उत्पाद है उसमें भी 2 ही हाइड्रोजन है।
ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, सल्फर हमारे पास यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। तो आप इस तरीके से क्या देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों तरफ सब कुछ बिल्कुल बराबर है, इसीलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा कैसा समीकरण है ये? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास संतुलित हो, कई बार हमें खुद भी संतुलित करने पड़ते हैं, कई बार क्या अधिकतर बार हमें खुद ही संतुलित करने पड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है, एक और समीकरण दिया है आपको यहाँ पर, जिसमें आपको दिया गया है आयरन, साथ में दिया गया है पानी H2O वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो इसके लिए भी हम दोबारा वैसे ही करेंगे। पहले हम एक टेबल बना लेंगे और फिर वहां पर जो भी तत्व हमारे पास दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आयरन है उसमें हमारे पास इधर एक ही आयरन है लेकिन यहाँ पर 3 है। इधर हमारे पास दो हाइड्रोजन है लेकिन और यहाँ पर भी 2 ही है। इधर 1 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो बदलाव है, दोनों तरफ में काफी अंतर है हमारे पास। तो अब हम करेंगे इनको संतुलित, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, आपने सुविधा के लिए देखना है कि परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करने के लिए हमारे पास सबसे अधिक वाला परमाणु तत्व जो है उसको हमने पहले चुनना है। जैसे कि ऑक्सीजन को हम देखेंगे तो ऑक्सीजन बेटा हमारे पास एक तरफ एक ही है लेकिन उत्पाद वाली तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो पहले हम इसको ही संतुलित करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, हम अभिकारक वाली तरफ में जो है वो 4 नंबर जो है वो गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको जो है वो 4 लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ 4 लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ये पहले ही 4 था। लेकिन अब इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ और बदलाव भी आ जाएगा। देखिए इन्होंने भी वैसे लिख के आपको बताया है, इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। ये लिख दिया हमने। अब इसको लिखने की वजह से हमारे पास कुछ बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन जो कि पहले 2 थे अब वो भी 4 गुना 2 यानी 8 हो चुके हैं। तो अब हमें इसे भी संतुलित करना होगा। तो हम क्या कर देंगे, अब देखिए ये 8 हो गए तो यहाँ हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हम 4 को जो है वो गुना कर देंगे, 2 गुना 4 और हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने इसे भी संतुलित कर लिया। अब इस तरीके से आपने देखिए इसको रख लेना है यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4। अब हमारे पास बचता है सिर्फ आयरन जिसको हमने संतुलित करना है। तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 1, तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। आपने अभिकारक वाली तरफ में 1 को 3 से गुणा कर लेना है और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 3। तो हमारे पास अंत में क्या बन जाएगा समीकरण, ये बन जाएगा 3 आयरन 3Fe प्लस 4 H2O जो हमें देगा Fe3O4 प्लस 4 और 2 साथ 4 के साथ हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे अगर इसको अच्छे तरीके से तो हम देखते हैं 3 आयरन है, यहाँ पर भी 3 आयरन है, यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ पर भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो ये संतुलित हो चुका है समीकरण। अब इसमें आपको बहुत सारे चरणों में अगर आप देखेंगे तो आपको कितने सारे चरणों में जो है वो ये समझाया गया था। यहाँ से देखिए पूरा कितना बड़े चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन जब आपने बेटा इसको हल करना है तो आपने इतने सारे जो है वो चरण नहीं लिखने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद कर देंगे। आपने क्या करना है, आपने एक ही बार जब आप टेबल बनाएंगे तो उसी टेबल में, जैसे आप यहाँ पर जब टेबल शुरू में बना रहे हो यहाँ पर इधर, तभी आपने क्या कर देना है, उसी में ही आपने सारे सबको गुना कर देना। जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर ही आपने 3 को गुना कर दिया। अब इधर आपने 4 लिखा था तो हमारे पास क्या हो गया था, ये वाला जो 2 था ये भी 4 से अपने आप ही गुना हो गया था और 8 हो गया था। तो यहाँ पर भी हम 4 गुना कर देंगे। इस तरीके से आपने लिख लेना है और सीधा ही आपने उत्तर अपनी अभिक्रिया का देना है। ये सारे अलग अलग टेबल्स आपने नहीं बनाने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद कर देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है जो कि है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही होगा भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। हमारे पास 3 तरह की पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं जो कि होती है ठोस, द्रव्य और गैस।
ये 3 मेन अवस्थाएं हमारे पास होती हैं और इन्हें हम कैसे लिखते हैं? ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं तो हम S लिखते हैं इसके लिए, द्रव को हम लिक्विड कहते हैं तो L, और गैस को तो हम गैस ही कहते हैं तो उसके लिए हम G लिखते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर होता है जिसको हम एक्वस कहते हैं। एक्वस मतलब हम कब लिखते हैं? जब अभिकारक या जो उत्पाद है वो पानी के घोल में आपके पास होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं AQ, क्योंकि एक्वा मतलब पानी, तो AQ आप उसके लिए लिखते हैं। अब आपको जो भी भौतिक अवस्थाएं रासायनिक सूत्र में दी होती है बेटा वो आपने उसके साथ लिखनी होती है। जैसे गैस है कि वो जल है कि वो एक्वस है कि वो सॉलिड है। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन जो है वो सॉलिड है तो उसके लिए S लिखा है। जल, यहाँ पर वो H2O जो है वो गैस के रूप में यानी स्टीम दी गई है तो उसमें हमने गैस लिखा है। ये सॉलिड है तो S लिखा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकली तो G लिखा है। इसमें आप अभिक्रियाएं कुछ याद भी कर सकते हैं और वैसे आपको प्रश्नों में हमेशा अभिक्रियाएं दी ही होती हैं साथ में। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और भी यहाँ पर दिया गया है। क्या बोला गया है? ध्यान दीजिए समीकरण 1.110 में जो हमारे पास H2O के साथ गैस के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अभिक्रिया में जल को भाप के रूप में लिया गया है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था ना कि स्टीम, तो मतलब यहाँ पर भाप है इसीलिए हमने गैस लिखा है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि वो हमारे पास आवश्यक ना हो। तो अगर आप इन्हें नहीं भी लिखें या आपको याद ना रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप भूल भी सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना लिखिए उसको। जब आपको पूरी श्योरिटी है, आपको अच्छे से याद है, तभी आपने उसको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं कभी कभी यह अभिक्रिया की अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि दाब, उत्प्रेरक आदि को भी हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 340 एटमोस्फियर, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? 340 एटमोस्फियर मतलब ये आपको यहाँ पर दाब लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे CO2 जो है वो जल में घुल जाती है, ये लिक्विड है, ये भी जल में घुला हुआ है, ये वाला भी जल में घुला हुआ है, ये लिक्विड है। तो जो आपको याद रहते वो आप लिखिए, जो नहीं रहते वो नहीं लिखने हैं हमने, उन्हें हम छोड़ सकते हैं। अब इसी के साथ हमारा पहला ये जो था भाग वो पूरा होता है और इसमें हमारे पास कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। इन प्रश्नों को अब हम हल करेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सहयोग कीजिएगा और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, बाय बाय।